दोस्तों, डॉक्टर संजीव कुमार का आपको नमस्कार। आज हमारे साथ हैं अतिथि के तौर पर श्री मनीष श्रीवास्तव जी। नमस्कार। मनीष श्रीवास्तव जी बोस्टन बेस्ड हैं, बोस्टन यूएसए में बेस्ड हैं और एक फिनटेक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल एरिया से आगे बढ़कर वो साहित्य की रचना में भी पूरी रुचि लेते हैं। आज हम उनके साहित्यिक जीवन की पड़ताल करेंगे। स्वागत है मनीष जी अनुस्वार के मंच पर। और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जल्दी आमंत्रण स्वीकार करने पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि कहाँ से आपको रुचि हुई साहित्य की तरफ, कैसी प्रेरणा मिली और किस प्रकार जो है ना आपने लेखन में प्रवेश किया? तो देखिए, हमारे घर में ही बड़ा साहित्यिक माहौल था। तो जिस परिवार से मैं आता हूँ, हमारे यहाँ लेखन की एक परंपरा है। एक फैमिली ट्रेडिशन है ये। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक कंपल्सिव राइटर हूँ। मुझे लिखना ही लिखना है, ये मेरा ये दायित्व है, ये मुझे सौंपा गया है कि आपको लिखना ही लिखना है, आप कुछ भी करें जिंदगी में। और यही मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि आप जिंदगी में कुछ भी करें, लेकिन भाषा से और लेखन से जुड़े रहें, भले ही वो किसी भी भाषा साहित्य में हो। तो खैर, मेरे नाना जी और मेरे दादाजी दोनों लेखक थे। मेरे नाना जी तो दिल्ली में ही रहे काफी टाइम, यूसुफ सराय में, गुरुकुल कांगड़ी में वो प्राध्यापक थे। सूरजकुंड में रहे काफी टाइम, हरियाणा में। और उनका काफी काम पब्लिश भी हुआ। स्वर्गीय ब्रजवासी लाल श्रीवास्तव बहुत अच्छी कविताएं, नाटक लिखते थे, अनुवाद करते थे। और मेरे दादाजी इलाहाबाद में उनका शुरुआती तौर पर उनका पब्लिशिंग का बिजनेस था। महादेव वर्मा के साथ काम किया उन्होंने आजादी के पहले, और खुद भी बहुत अच्छे शायर। तो वो ज्यादातर उर्दू में लिखते थे, उर्दू फारसी में लिखते थे। और काफी सोशल इश्यूज पे लिखते थे। क्योंकि आजादी के टाइम पे वो काफी एक्टिव थे, तो उसमें भी काफी उन्होंने देशभक्ति पे भी काफी उन्होंने भी लिखा। और उनकी मृत्यु मेरे पैदा होने के 9-10 साल पहले ही हो गई थी। तो मैं उनसे मिला तो नहीं कभी, लेकिन उनकी लेखनी से मिला कई बार। मेरे नाना जी से मैं काफी प्रभावित रहा, क्योंकि वो आते जाते रहते थे। उनका पहले तो जब हम लोग छोटे थे तो उतना मुझे समझ नहीं थी, लेकिन एक बार दिल्ली में मैं अपने नाना जी के साथ हरवंश राय बच्चन से मिला। तो चूंकि हरवंश राय बच्चन उस वक्त दिल्ली में ही रहते थे, आई थिंक ये 83 की बात है। वो बस मूव होने वाले थे बॉम्बे, सोपान उनके बंगले का नाम था दिल्ली में। और वो मेरे नाना जी के गुरु थे। तो वो जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जब वो लंदन जाने के पहले, लंदन से उन्होंने पीएचडी करी अंग्रेजी में, लेकिन उसके पहले वो इलाहाबाद में वो पढ़ाते थे, यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते थे। और मेरे नाना उनके नाम जान सकते हो? मेरे नाना जी का नहीं, दादाजी को। मेरे दादाजी का नाम था स्वर्गीय लखनलाल श्रीवास्तव। अच्छा, तो उनको पढ़ाते थे, तो उनका काफी अच्छा संपर्क था। तो हम लोग को लेके गए और बड़े अच्छे से मैं मिला। मैं तो बहुत छोटा था, 6-7 साल का, लेकिन मुझे अच्छा याद है। और तेजी बच्चन भी थी वहां पे। हम लोग मिले, आधे घंटे बैठे, उनसे बातचीत हुई। तो जब मैं लौट के आया, उस वक्त तो खैर इतना कुछ रहा नहीं, लेकिन उसके 3 या 4 साल बाद, मैं जब 10-11 साल का हो गया, तो वो जो यादें थी उनसे मिलने की, तब धीरे धीरे जब मैं बड़ी क्लासों में पहुंचा, जब उनकी लेखनी मैंने खुद पढ़ी, हरवंश राय बच्चन की, तब मुझे एहसास हुआ कि एक लेखक का भी जो व्यक्तित्व होता है, या स्टैचर होता है, या उसका जो सोशल ऑरा होता है, वो भी बड़ा होता है। और मैंने स्कूल में, अपने विद्यालय में, हमारे उस समय पे मैंने अपने नाना जी की कविता पढ़ी थी, और वो बड़ी पसंद करी गई।
और मुझे लोग पूछने लगे कि यार बड़ा अच्छा तुम लेके आए, कहाँ से लेके आए? तो मैं बताता था मेरे नाना जी की कविता। ऐसे करके फिर मेरे लेखन की तरफ मेरी रुचि बढ़ने लगी। तो स्कूलों में लिखना शुरू किया। हिंदी से मेरा विशेष लगाव था, हिंदी में मेरे सबसे ज्यादा नंबर आते थे। यहाँ तक कि 10वीं में भी मेरे पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा हिंदी में नंबर मेरे थे। तो एक विशेष लगाव था मेरा साहित्य की तरफ। मैं साहित्य में पढ़ना भी चाहता था, लेकिन होता है कि वो जो 90 का दशक था, उसमें 90 के दशक से लेके आज, और ये बड़ी ही अजीब सी बात है कि आप अगर साइंस या मैथ्स ना लें तो करियर के बहुत ज्यादा ऑप्शंस मेरे समय पे तो नहीं थे। अब पिछले 16-17 सालों से मैं भारत से बाहर हूं, लेकिन अब क्या सिचुएशन है पता नहीं, लेकिन उतने ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। और थोड़ा पेरेंट्स भी इनसिक्योर हो जाते हैं कि क्या कर रहा है। तो मुझे भी और फिर मेरी कुछ मजबूरियां भी हुई। मेरे पिताजी का देहांत मैं बहुत ही छोटी उम्र में था। छोटी उम्र इन द सेंस कि 20-22 साल का था जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था अपने भाषा का जो मेरा लगाव था, जो पैशन था, उसको फॉलो करना। तो खैर वहां से शुरुआत हुई, लिखना शुरू किया मैंने, और बस उसके बाद लिखता गया। लेकिन बहुत ही, जैसे कि मैंने बोला शुरुआत में, मैं बहुत कंपल्सिव राइटर हूँ। जब लिखना है तो लिखना है। मैं ऐसे बैठ के एक माहौल बना के लिख नहीं सकता हूँ। जब उतरता है ऊपर से तभी लिखता हूँ, या जब एक बहुत ही कंपल्सिव कहना चाहिए कि एक बहुत ही आपको कोई सिचुएशन आपको प्रेरित करती है, या कोई स्थिति ऐसी बनती है कि आपको लिखना है, तो मैं लिखता हूँ। तो इसलिए मेरी जो लेखनी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, इधर उधर थी, लेकिन जो थी ठीक ठाक थी। जब मैं बॉस्टन आया, उसके पहले जब मैं न्यूयॉर्क गया, तो न्यूयॉर्क में भी थोड़ा उतना माहौल नहीं था भाषा का। उस समय पे था, उस समय पे आप कुछ बोल रहे थे, मैंने बीच में काटा गया। मैं ये कह रहा था कि आपका प्रथम प्रकाशन, आपकी पहली रचना का प्रकाशन कब हुआ? मेरी पहली रचना का प्रकाशन मुझे याद नहीं पड़ता है, शायद कॉलेज के टाइम पे हुआ था, लेकिन वो भी किसी किताब वगैरह में नहीं था, एक संस्था की मैगजीन में था। अच्छा, ठीक है। प्रकाशन तो प्रकाशन है। प्रकाशन तो प्रकाशन है। और उसके बाद आपने किन किन विधाओं में काम किया? मैं मोस्टली मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ। मेरा जो सबसे जो रेगुलर लेखन है वो मेरा ट्रांसलेशंस में है, अनुवाद में। वेरी नाइस। तो अभी यहाँ पे प्रोफेसर विजय मिश्रा हैं, वो संस्कृत से रामायण, वाल्मीकि रामायण का संस्कृत से अंग्रेजी में उसका एक इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो उनकी एक अपने तरीके से वो उसको परिलक्षित करते हैं, अपने हिसाब से जो वो समझते हैं उस हिसाब से। उसका एग्जैक्ट संस्कृत से इंग्लिश का अनुवाद नहीं है, लेकिन वो उस तरीके से उसको अपने हिसाब से उसको लेके आते हैं। तो मैं उस अंग्रेजी में जो उनका इंटरप्रिटेशन है उसका हिंदी में अनुवाद करता हूँ। ओह, दैट्स गुड, वेरी गुड। तो वो एक सीरीज है उनकी रामायण की, उसके लिए मैं हमारे यहाँ पे एक वाल्मीकि की वेबसाइट भी है, तो उसके ऊपर हम लोग डालते हैं। और वो भी जो उनका अंग्रेजी से जो हिंदी का अनुवाद होता है वो शब्दशः नहीं होता है, उसको मैं अपने हिसाब से जो मैं समझता हूँ वो मैं उस तरीके से मैं अनुवाद करता हूँ। तो मेरी समझ में उसे भावानुवाद कहना चाहिए। भावानुवाद आप कह सकते हैं, बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पे बॉस्टन बुक फेस्टिवल, बॉस्टन जो पब्लिक लाइब्रेरी है उनका बॉस्टन बुक फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो वो हर साल रचनाएं आमंत्रित करते हैं, कहानियां आमंत्रित करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, विभिन्न देश के लोगों से जो बॉस्टन में रहते हैं, और विभिन्न भाषाओं के, लेकिन वो अंग्रेजी में होती है मूलतः। तो हर साल वो एक कहानी चुनते हैं फर्स्ट प्राइज के लिए। ओके। और वो बहुत, उसमें उनके पास कम से कम 10 से 20 हजार रचनाएं आती होंगी, कम से कम। तो
लास्ट ईयर जो रचना सेलेक्ट हुई वो हमारी एक भारत की अरे लेखिका है, वाह। बंगाली लेखिका है। उनकी कहानी डुम्बा चौरा सेलेक्ट हुई थी। कहानी अंग्रेजी में थी, उसका हिंदी अनुवाद मैंने किया था। और वो अनुवाद जो है वो बॉस्टन बुक फेस्टिवल द्वारा रिलीज किया गया। बॉस्टन के जो मेयर थे उन्होंने उसका विमोचन किया था। और मुझे बड़ी प्रसन्नता, मतलब मुझे, मेरे लिए एक बहुत ही गर्व का ठीक विषय बात है है, कि गर्व उन्होंने की बात मुझे है। जैसे मैं कि उन्होंने मुझे चुना उसका, हाँ, मुझे चुना उसका अनुवाद करने के लिए। तो अनुवाद मैं रेगुलर करता हूँ। और बाकी कविताएं लिखता हूँ, कहानियां लिखता हूँ। तो मेरे, या तो ये आपके सवाल का ये लंबा जवाब आप था। की बातों से ये स्पष्ट होता है कि आपको अनुवाद कार्य में अधिक रुचि रहती है। तो फिर भी आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सी विधा आपको सर्वश्रेष्ठ लगी, या अन्य की तुलना मैं में अच्छी लगी? विशेष रुचि तो मैं नहीं कहूंगा अनुवाद की। अनुवाद में मुझे सबसे कम रुचि है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ताम मिलता है अनुवाद का। अच्छा अच्छा। क्योंकि लोगों को पसंद आता है, लोग एक दूसरे से बोलते हैं। तो मैं, अब मतलब जिसको कहना चाहिए, तो मुझे वैसे सबसे रुचिकर अगर मैं विधा बोलूं तो मुझे कविताएं लिखना पसंद है। और शॉर्ट स्टोरीज भी पसंद है। शॉर्ट स्टोरीज तो नहीं कहूंगा मैं, कहानियां लिखना, कहानियां और कविताएं, तो आप लघु। आपकी कविता और कहानियों में कौन कौन सी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं जिनका आप उल्लेख करना चाहेंगे? तो मेरी कविताओं का संकलन अभी पब्लिशिंग में है। अच्छा। तो उसका, हाँ, उसका कवर वगैरह तैयार हो गया है। उसका जो कविताओं का, कविता जो जो किताब का जो शीर्षक है वो अंतर्द्वंद, दो पीढ़ियों का अंतर्द्वंद। तो बहुत अच्छा। उसमें तो उसमें कौन क्या कर है रहा है कि प्रकाशित? कौन प्रकाशित कर रहा है? खुद का मैं खुद कर रहा हूँ। मेरा अपना पब्लिशिंग हाउस भी है यहाँ पे। दैट्स ग्रेट। तो मेरे नाना जी और मेरे दादाजी की उनका कुछ अनपब्लिश्ड वर्क था जो मुझे हाँ हाँ। मिला, जो प्रकाशित नहीं हुआ था। जी जी। वो मुझे कहीं से मिला, तो मैं उसके साथ अ, अपनी कविताओं का एक संकलन, तो ये एक साझा संकलन है मेरे नाना जी, दादाजी का और मेरा। तो उसमें 3 सेक्शन है। हाँ, 300। तो पहला सेक्शन है विरह के गीत, जो मेरे नाना जी का है। उसमें उन्होंने मेरी नानी जी की डेथ के बाद उन्होंने कुछ 20-22 गीत लिखे थे, बहुत ही अच्छे गीत। मतलब जी आप, मैं बात करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, इतने अच्छे गीत लिखे जी। उन्होंने। और फिर उसके बाद दिल की उमंग, मेरे नाना जी, मेरे दादाजी का तखल्लुस था, लखनलाल दिल। तो दिल की उमंग करके जो नेक्स्ट सेक्शन है उसी किताब में। और आखिरी में उसमें मेरी कविताओं का संकलन है। तो ऐसे करके अच्छा है, 2 पीढ़ियां तो आ गई एक ही संकलन तो में। एक ही संकलन में 2 पीढ़ियां। तो वो एक्चुअली अगर आप देखें तो उसमें समय, जो 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 काल है उन कविताओं, उन रचनाओं का, वो करीब 70 साल का टाइम ड्यूरेशन है। तो वो 50 के दशक से लेके और 2022 तक की रचनाओं का संकलन है वो। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमारा जो पब्लिशिंग हाउस है वो इंडिया नेट बुक्स के नाम से है। जी और हम यूएसए, कनाडा, यूके वगैरह वगैरह 18 कंट्रीज के लेखकों की पब्लिकेशन कर चुके हैं। इंडिया नेट बुक्स की ब्रांच सैन एंटोनियो टेक्सास में है, एक इंडिया नेट बुक्स एलएलसी के नाम से, जिससे हम इंडिया के बाहर का प्रकाशन का कार्य करते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, कभी अगर जी आवश्यकता लगती है। खैर, हम जी। वापस आते हैं। कविता आपकी मूल विधा मानकर मैं क्या अनुरोध कर सकता हूँ कि आप कोई कविता हमें प्रस्तुत करें हमारे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल। मैं मैं आपको अपनी सबसे, जो यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं मुझे पढ़ने के लिए, मैं वो जी। पढ़ सकता हूँ। हाँ, कोई भी। अ,
चलिए वो तो मिल रही है, मैं दूसरी कविता पढ़ देता हूँ जो आपको पसंद। तो इसका जो शीर्षक है वो है सराय मुंगरा का बूढ़ा बरगद। हाँ, सराय मुंगरा एक इमेजिनरी टाउन है मेरे हिसाब से, और उस मुंब्रा एक टाउन है जो लद्दाख में है। अच्छा, तो सराय, हाँ, तो हमारा जो पैतृक गांव है जौनपुर जिले में जी, उसका नाम भी मुंगरा कैथोली करके है। अच्छा। पीढ़ियों से वहां कोई रहा नहीं है, मेरे पिताजी तक नहीं रहे कभी वहां पे, कभी गए नहीं। मैं एक बार अपने पिताजी के साथ गया था तो मुझे वो मेरी मेमोरी में था वो। तो वो एक गांव है जहाँ पे एक बरगद है जो गांव के बीचों बीच है, और उसने 200 साल देखे हुए हैं, और उसने क्या क्या देखा उन 200 सालों में। तो ये एक कविता है, सराय मुंगरा का बूढ़ा बरगद। सराय मुंगरा का बूढ़ा बरगद इतना बूढ़ा कि शाखें भी फैल के तने जैसी हो गई हैं। होगा कोई 200-250 साल का, देखे होंगे उसने उतने ही बसंत, उतनी ही दिवालियों की रोशनी, उतने ही ईद के चांद और उतने ही होलियों के रंग। देखा उसने नवाबों का शहर, अंग्रेजों का कहर, 57 का गदर, और फिर आजादी की सहर। उसने उभरता भारत देखा, आती जाती सरकारें देखी, रजवाड़ों की छिनती राजशाही और नेताओं की तानाशाही देखी। उसने उभरता भारत देखा, आती जाती सरकारें देखी, रजवाड़ों की छिनती राजशाही और नेताओं की तानाशाही देखी। उसने बच्चन निराला दिनकर देखे, गालिबो मीर साहिर अकबर देखे, अकबर इलाहाबादी। उसने बच्चन निराला दिनकर देखे, गालिबो मीर साहिर अकबर देखे, विहंग धड़ंग मलंग साधु देखा, टीले का पीर देखा, गिरता बिहार, बहकता पंजाब और जलता कश्मीर देखा। वाह। उस पर बुढ़ापे की झुर्रियां तो आई, पर मायूसी की शिकन नहीं थी। पर आजकल मसला कुछ खास है, सराय मुंगरा का वो बूढ़ा बरगद कुछ उदास है। जो उसने तब नहीं देखा वो अब देखता है, जो उसने तब नहीं देखा वो अब देखता है। वो देखता है कि भाई माँ को बांटते हैं, कसाई यहाँ प्रसाद बांटते हैं, वो खेत में लटकता किसान देखता है, वो 52 फन का इंसान देखता है, राजनीति में अजब मोड़ देखता है, दरिंदगी की गजब होड़ देखता है। कोई गाय का चारा खा गया, कुछ नहीं तो सीमेंट गारा खा गया, तो कोई गाय के नाम पे पहलू अखलाक काट के भाईचारा खा गया। क्या बात है। वो खेत में लटकता किसान देखता है, वो 52 फन का इंसान देखता है, राजनीति में अजब मोड़ देखता है, दरिंदगी की गजब होड़ देखता है। कोई गाय का चारा खा गया, कुछ नहीं तो सीमेंट गारा खा गया, तो कोई गाय के नाम पे पहलू अखलाक काट के भाईचारा खा गया। वो सोचता है कि हवा इतनी गर्म क्यों है, हर बर्बादी की जड़ धर्म क्यों है, लोगों का ईमान इतना बिकाऊ, चरित्र इतना बेढंगा क्यों है, आजकल सिर्फ 2 रंगों का तिरंगा क्यों है। 2 रंगों से आपका तात्पर्य किससे है? हरा और केसरिया। अच्छा। आजकल सिर्फ 2 रंगों का तिरंगा है। सफेद गायब हो चुका है, शांति और अमन का जो प्रतीक था वो चला गया है, आजकल सिर्फ 2 रंगों का तिरंगा होता है। वेरी नाइस। लोगों का ईमान इतना बिकाऊ, चरित्र इतना बेढंगा क्यों है, आजकल सिर्फ 2 रंगों का तिरंगा क्यों है। क्यों सामने वाले पीपल पर बैठी दायन तंज कसती है। एक मानना है कि पीपल पर डायन रहती है, बचपन में हम लोग सुनते थे। जी। क्यों सामने वाले पीपल पर बैठी डायन तंज कसती है, इस पे ध्यान दीजिएगा जी। तुझे कलावे बंधे हैं, तेरा जीना आसान है, इसकी छांव कोई नहीं लेता। क्या ये बेचारा पीपल मुसलमान है? अब इसमें देखिए क्या है कि बरगद से बात कर रही है पीपल की डायन। अब वो बरगद और पीपल में, अब वो डायन कौन है? वो डायन वो लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे लोगों को भड़काते हैं जी। अब वो तंज कस रही है बरगद पे कि तुझे तो कलावे बने हैं। पीपल के पास कोई नहीं बैठता, पीपल के पास कोई नहीं बैठता क्योंकि सबको पता है कि पीपल पे तो डायन है। लेकिन डायन क्या कहती है?
क्यों सामने वाले पीपल पर बैठी डायन तंज कसती है, तुझे कलावे बंधे हैं, तेरा जीना आसान है, इसकी छांव कोई नहीं लेता है। क्या है बेचारा पीपल मुसलमान है, वो जानता है जो राम को समझते नहीं, अल्लाह को जानते नहीं, वो हिंदू मुसलमान में बांटे जाते हैं और उनकी लाशों पे बैठ के कुछ गिद्ध बोटियां नोच के खाते हैं। वाह, क्या बात। उसकी ठंडी छांव में आज अजीब सी तपिश का एहसास है, सराय मुंगरा का वो बूढ़ा बरगद कुछ उदास है। ओ, धन्यवाद। बहुत बड़ा और बहुत माकूल बिम खींचा आपने, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो कहानियों में आपने क्या लिखा है, किन किन विषयों को उठाया है आपने कहानियों में? कहानियों का भी जो मेरा संकलन है वो भी प्रकाशित नहीं हुआ है, मेरी कुछ 10 कहानियां हैं। और वो जो कहानियां हैं मेरा मेरे जीवन में मेरे बड़े अच्छे मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ इस मामले में। मेरा भाग्य चमका क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। मेरे पिताजी स्पेशली, मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मुझे एक जगह से निकल के दूसरी जगह वहां तक पहुंचना, फिर वहां से यहाँ आना मेरे लिए बहुत ही स्ट्रगल का टाइम था। तो उस समय में मैं बहुत लोगों से मिला, मैं बहुत जगह गया। मेरे पास अकूत भंडार है कहानियों का, बहुत अकूत भंडार। तो उसमें से कुछ 10 कहानियां मैंने चुनी है, उस पे काम चल रहा है। हो सकता है कि अगले साल की शुरुआत तक वो आ जाए। उसमें से एक कहानी का नाम है ज़ैनब। तो उसका एक्चुअली जो शीर्षक है उसका किताब का जो संकलन उसका नाम ही है ज़ैनब और अन्य कहानियां। तो ज़ैनब मैं 1996 में मैं अमरनाथ गया था, और अमरनाथ यात्रा के दौरान जब मैं पिस्सू टॉप से जब मैं पंचतरणी की तरफ, क्योंकि वो 42 किलोमीटर की का ट्रैक है, अगर आप गए हो तो वो जब मैं जा रहा था तो मौसम अचानक से खराब हुआ और एक समय कुछ ऐसा आया कि शायद मेरे कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पीछे कोई नहीं था, मेरे आगे तो कोई दिख ही नहीं रहा था। और उसका अंदाजा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि लास्ट जो व्यक्ति, जब मैं करीब 1 घंटे रुका हूं तब वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा। तो मेरे ख्याल से करीब आधा 1 किलोमीटर तक कोई नहीं था मेरे आगे पीछे जी। उस समय मैं वहां पे अकेला था। वहां पे एक लड़की, कश्मीरी लड़की, वहां की लोकल बकरवाल जो उनका समुदाय है वहां की थी। वो अचानक से कहीं से आई अपने कुत्ते के साथ, और उसके साथ जो मेरा कन्वर्सेशन हुआ, जो चीजें मैंने जानी उस समय के बारे में, उसके ऊपर मैंने एक थोड़ा सा फिक्शन डाल के एक कहानी गढ़ी है। तो इस तरीके से मेरी कहानियां आती हैं, थोड़ी सी उसमें रियलिटी होती है, प्रेरणा मुझे अपनी लाइफ के कुछ इवेंट से मिलती है, उसमें मैं थोड़ा सा फिक्शन डालता हूँ, और इस तरीके से मेरी कहानियां आती हैं। बहुत सुंदर। तो कहानियों में जो विषयांतर हैं, या मेरा मतलब जो कथा वस्तु आप चयन करते हैं, वो उस कथा वस्तु को आप अपने किस परिवेश से, आसपास के परिवेश से उठाते हैं, या किसी शोध कार्य के आधार पर, या किसी विषय वस्तु विषय के आधार? नहीं, बिल्कुल, वो बिल्कुल मेरे आसपास से होती हैं, बिल्कुल। यहाँ तक कि जो भाषा, मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ कि जो मेरा जो उसका पात्र है उसकी भाषा उस क्षेत्र के बिल्कुल मुताबिक हो। यहाँ तक कि जो परिवेश है वो बिल्कुल वहां का हो। मैं वो आकृति खींचने की कोशिश करता हूं कि अगर आप, क्योंकि आई एम ए विजुअल पर्सन, मैं देखना पसंद करता हूं। पढ़ने में मुझे रुचि बहुत है, लेकिन मैं बहुत ही स्लो पढ़ता हूं, मैं बहुत ही धीमे पढ़ता हूं, चाहे वो कोई भाषा हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो। स्पेशली फिक्शन, अगर मैं फिक्शन पढ़ रहा हूं तो मैं बहुत धीमे पढ़ता हूं, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूं तो मैं अपने साथ साथ उसको देखने की कोशिश करता हूं, उसकी आकृति बनाने की कोशिश करता हूं। तो अगर कोई लेखक जो बहुत ही विजुअल लिखता है तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो
तो मैं भी उसी तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ कि वो आकृति एक फिल्म की स्क्रिप्ट के जैसी हो, कि वो बिल्कुल आप उस पे बिल्कुल खींच सकें, आप देख सकें जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो आप एक तरीके से पूरा दृश्य प्रस्तुत करते हैं अपनी कहानियों में, जिसको देख करके पाठक को ऐसा लगे कि जैसे वो उसके सामने ये सब कुछ घटित हो रहा है। बिल्कुल सही। बहुत सुंदर। पात्रों के चयन में आप किस तरीके से पात्रों को गढ़ने का प्रयास करते हैं? तो पात्र मेरे आसपास के ही होते हैं, और क्योंकि मैं इतने लोगों से और इतने तरीके के लोगों से और इतने देशों के लोगों से, इतने प्रदेशों के लोगों से, विभिन्न तरीके के लोगों से मैं मिला हूँ। मुझे प्रेरणा उन्हीं लोगों से मिलती है, वहीं से मैं पात्रों को उठाता हूँ, और वो बिल्कुल मेरे आसपास के होते हैं। कोई भी पात्र मेरी कहानी का मैं कभी ना कभी मैं उससे अवश्य मिला रहूंगा। वाह, वेरी नाइस। अभी लेखन कार्य जो हो रहा है वो प्रवासी भारतीयों द्वारा सृजन किया जा रहा है, जो स्पेशली उसके बारे में जानना चाहूंगा। उसमें आपको क्या महसूस होता है? कुछ कमी बेसी या क्या अच्छाइयां महसूस होती हैं? उसकी गुणवत्ता पर थोड़ा सा आप अगर कमेंट करें। देखिए, कमी बेसी का तो मैं कभी नहीं बोलना चाहूंगा। वो इस वजह से, क्योंकि किसी भी प्रवासी के लिए लिखना एक बहुत बड़ा काम है अपने आप में ही। ठीक बात है। तो जितना भी काम यहाँ पे प्रवासी कर रहे हैं अपनी भाषा के लिए जी, वो मेरे ख्याल से उसकी बहुत 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 ज्यादा उसको बढ़ावा देना चाहिए और उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं भाषा पे नहीं जाता हूँ, और स्पेशली अगर मैं कविताओं की बात करूं तो ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि आप किसी की कविता को जज नहीं कर सकते, आप किसी की कविता पे कमेंट नहीं कर सकते। कविता या तो होती है या कविता नहीं होती है। कविता अगर आपको हो सकता है छुए, हो सकता है आपको ना छुए। हाँ, तो ये हो सकता है कि आपको कविता छुई नहीं, या आप उसको समझ ना पाए, या ये आपकी गलती है कि आप उस चीज को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे जिस तरीके से लेखक ने लिखा है या कवि ने लिखा है। ठीक बात। तो कविता को तो मैं मानता ही नहीं कि कोई भी व्यक्ति उस पर कमेंट कर सकता है कि अच्छी है बुरी है। दूसरा, जो प्रवासी साहित्य है, जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अपने आप में भाषा को जिंदा रखना यहाँ रह के ये, और क्योंकि होता क्या है कि जितने लोग यहाँ पे प्रवासी साहित्य में जितने लोग भी काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 99.9% लोग भाषा से जुड़े नहीं, मतलब उनका जो नौकरियां हैं वो उससे रिलेटेड नहीं है। उनकी नौकरियां जो हैं वो या तो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करने वाले मेरे जैसे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद, और ये जाहिर सी बात है कि अगर वो यहाँ पे पहुंचे हैं तो हिंदी उनका प्राथमिक जो विषय है वो नहीं रहा होगा, या जिस भी भाषा में वो काम कर रहे हैं वो उनका प्राथमिक शायद 12वीं तक रहा होगा, उसके बाद नहीं रहा होगा जी। लेकिन बावजूद उसके वो इतना अच्छा काम, अगर वो या कोई भी काम कर रहे हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, और उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं तो चाहता हूं कि और लोग करें, बल्कि भाषा से जो जुड़ाव इस वक्त प्रवासियों में है, हाँ, वो शायद उतना जुड़ाव मुझे नहीं दिखता हिंदुस्तान में। मेरा भी ऐसा ही अनुभव है, और इसी से समझकर देखकर हमने प्रवासी भारतीयों के लिए एक अलग से मंच बनाया, प्रवासी साहित्य संगमन, जिसमें सभी देशों के लोग हैं। और मैं विशेषकर प्रवासी भारतीयों द्वारा लिखे जा रहे साहित्य का संकलन करके या साझा संकलन करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ अपने स्तर पर। हमारा पहला काव्य संकलन जो है वो आ रहा है पंछी मेरे देश के, अगले महीने आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार मैं यही कहूँगा कि बाहर रहते हुए पहली चीज तो हिंदी को याद रखना, और फिर उसके ऊपर रचना करना ऐसे महत्वपूर्ण काम है, विशद काम है। और आप सब लोगों ने मिलकर के जो हिंदी को नाम दिया है वो प्रशंसनीय है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा
कि पाठकों का रुझान आज के लिखे हुए कार्य पर कम क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लगता है आपको? पाठकों का रुझान, मेरे ख्याल से रुझान तो शायद कम नहीं हो रहा है, शायद उनके पास समय नहीं है। देखिए, होता है कि आपके पास 24 घंटे होते हैं दिन भर में। अब आप नौकरी करते हैं, फिर आप बच्चों को देखते हैं, घर के काम होते हैं, उसके बाद का बचा जो समय है वो मोबाइल खा जाता है। सही कह रहे हैं। तो होता क्या है कि आपको पढ़ने के लिए, किताब उठाने के लिए आपको समय चाहिए, उतना पेशेंस चाहिए। और वैसे भी साहित्य का जो मैं कहता हूं कि साहित्य की जो एपेटाइट एक आम व्यक्ति में बहुत कम होती है। तो उसको आपकी आवाज नहीं आ रही जी। तो साहित्य की वैसे भी एपेटाइट कम होती है लोगों में। तो अब जब आपके पास एक दूसरे एंटरटेनमेंट, पहले तो क्या होता था, सिर्फ टीवी होता था, वो भी टीवी एक टाइम तक आता था। फिर उसके बाद केबल टीवी का समय आया। केबल टीवी सबके पास नहीं होता था, अगर सबके पास होता भी था तो उसमें भी एक कि इस टाइम पे मूवी आएगी, इस टाइम पे ये आएगा, सीरियल आएगा। लेकिन अब क्या है, आपके पास केबल है, आपके पास टीवी है, आपके पास समाचार है, आपके पास नेटफ्लिक्स है, आपके पास हॉटस्टार है, आपके पास दूसरे वेब सीरीज हैं। फिर उसके बाद आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास दूसरी चीजें हैं। तो होता क्या, आपके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का। आप दुनिया में क्या हो रहा है उसे आप कैचअप करना चाहते हैं कि मैं मुझसे कुछ मिस ना हो जाए, मैं कुछ खो ना दूं। दिन भर में क्या हुआ, किसने क्या देखा, या हम अब उसमें जो छोटा सा बचा हुआ टाइम होता है वो चाहते हैं कि वो भी कुछ उसमें करें। तो इसलिए लोग पढ़ नहीं रहे हैं, वो लोग मोबाइल में ज्यादा बिजी हैं, टीवी में ज्यादा बिजी हैं। जो उनका जो जिसको मैं बोलता हूँ मी टाइम, जो उनका मी टाइम है, वो टाइम ज्यादातर मेरे ख्याल से सेलफोन में और सोशल मीडिया पे जा रहा है। जी। तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से पाठकों को आकर्षित किया जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से पाठकों को आकर्षित, कोई भी अच्छा कंटेंट होगा वो क्लिक जरूर करेगा। तो मेरे ख्याल से अगर सोशल मीडिया का ही सहारा लेकर पाठकों को आकर्षित किया जा सकता है। बहुत सारे हम देखते हैं कि आजकल लोग, टिकटॉक तो बैन हो गया लेकिन जो भारत में, लेकिन जो इंस्टाग्राम पे जो स्टोरीज मैं देखता हूँ, काफी लोग साहित्यिक स्टोरीज बनाते हैं। बहुत लोग कविताओं का छोटा सा क्लिप डालते हैं, वीडियो डालते हैं। ऐसा कुछ इनोवेटिव करना होगा जिससे सोशल मीडिया में रहते उनको वो प्रेरणा मिले पढ़ने का और कुछ सृजन करने की। तभी मेरे ख्याल से कुछ किया जा सकता है। नहीं तो आने वाले में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है ना, इतनी हर रोज, और अफोर्डेबल हो रही है। एक तो बढ़ भी रही है, ऊपर से अफोर्डेबल भी हो रही है। तो जैसे जैसे इसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जाएगी, लोगों का रुझान उस तरफ जो है थोड़ा ज्यादा झुकेगा। तो हमको सोशल मीडिया का सहारा लेकर ही इसको आगे बढ़ाना होगा। और बच्चों में, जब आप बहुत छोटे बच्चे हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो 5वीं 6वीं में पढ़ते हैं, वहां पे हमको हिंदी के बीज बोने पड़ेंगे जिस वक्त, या किसी भी भाषा के बीज बोने पड़ेंगे, साहित्य के बीज बोने पड़ेंगे। हमारे जो कलेक्शन है, हमारे जो साहित्यिक पुरोधा हैं, जो पुराने बड़े बड़े लोग जो लिख के गए हैं, उनको सुनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि उस छोटी उम्र से, तब जाके उनके अंदर वो, जब वो बड़े होंगे तो उनको वो रुचि आएगी, रुचि पैदा होगी। नहीं तो उनका जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी, पहले जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी। नहीं तो बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ भाषा, यहाँ पे क्या होता है देखिए, विदेशों में रह के लोग, उनका ज्यादातर उनका जो ध्यान होता है हमारे जैसे पेरेंट्स का, कि बच्चों को हिंदी सिखाएं, हिंदी सिखाएं, हिंदी सिखाएं। वो आपके सामने हिंदी, चलिए थोड़ा बहुत टूटी फूटी बोल लेंगे, भारत जाएंगे अपने दादा दादी से थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेंगे, कजन से बोल लेंगे, लेकिन वापस आएंगे आपस में हिंदी नहीं बोलेंगे, वो कभी नहीं बोलेंगे। आपस में वो अंग्रेजी में, कितने बड़े बड़े हिंदी के यहाँ पे जो
कहना चाहिए कि जो लोग प्रमोट कर रहे हैं उनके खुद के बच्चे आपस में कभी हिंदी नहीं बोलते हैं। मेरे बच्चे तो बोलते ही नहीं है, और मैं उस चीज को फोर्स भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा जब तक वो अपनी भाषा साहित्य से जुड़े हुए हैं, वो भाषा साहित्य से जुड़े हैं, वो अंग्रेजी का हो या मेरा बड़ा बेटा फ्रेंच काफी अच्छा है फ्रेंच में, और अंग्रेजी तो बोलते ही है, तो लेकिन वो साहित्य से जुड़ा हुआ है, अंग्रेजी साहित्य और फ्रेंच लिटरेचर उसको पसंद है। तो मैं उतना फोर्स नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी वो समझता है, थोड़ा बहुत बोलता भी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं उसको फोर्स करूँ। तो मेरा खुद का बेटा नहीं बोलता, और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरी गलती है। लेकिन ये बहुत लोग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते, वो बस उनका एक बार वो थोड़ा बहुत बोल लिया, बस इतना ठीक है। तो क्या है, आपको इन बच्चों को हिंदी या उस आपकी जो भाषा है उसके साहित्य के करीब लाना पड़ेगा। जब तक आप उसको साहित्य के करीब नहीं लाएंगे, जब तक आप महादेवी वर्मा को सिल्विया प्लैथ के बराबर खड़ा नहीं करेंगे, जब तक आप बताएंगे नहीं कि ये सिल्विया प्लैथ ने लिखा है, ये महादेवी वर्मा ने लिखा है। अगर आप ट्यूलिप्स पढ़ेंगे सिल्विया प्लैथ की, और अगर आप महादेवी वर्मा की फूल पढ़ेंगे, दोनों काफी कुछ सिमिलर कविताएं हैं, और एक शायद वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं रहे होंगे। कोई किसी भाषा काल में है, कोई किसी भाषा काल में है, अलग देशों में है, और उन्होंने लगभग सेम कविता लिखी। तो जब तक आप वो आप बताएंगे नहीं अपने बच्चों को, अगर आप बताएंगे नहीं कि बाबा नागार्जुन क्या लिख के गए हैं, उनका दर्शन क्या है, अगर आप उसको अगर आप यहाँ के किसी दर्शन शास्त्री जो कवि है या लेखक है, उनसे आप जोड़ के दिखाएंगे नहीं, तब तक उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये मेरा मानना है। आपकी लेखन के अलावा और कौन कौन सी अभिरुचियां, हैबिट्स, हॉबीज? मुझे गाने का बड़ा शौक है। वाह। मैं गाता हूँ। मुझे म्यूजिक मिक्सिंग मैं सीख रहा हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा सेटअप है। मैं मिक्सिंग मास्टरिंग करता हूँ। मुझे वीडियोस बनाने का बहुत शौक है, और उसकी एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, कोई भी चीज क्रिएटिव। मुझे खाना बनाने का, तो खाना बनाना मेरा पैशन। मैं बोलता हूँ कि आई एम अ कंपल्सिव राइटर, इम्पल्सिव कुक। मैं कभी भी कहीं पे भी कोई भी चीज आप दे दे, मैं खाना बना लूंगा। आप मुझे घास दे दे, मैं घास को स्वादिष्ट। भाभी जी तो बहुत खुश हो जाती होंगे आप खाना बना लेते हो? नहीं, भाभी जी कभी खुश नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये एक मिथ्या है। आप अपनी पत्नी को कभी खुश नहीं कर सकते। आप चाहे खाना बनाना सीख लें, चाहे आप खानसामा बन जाए। आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े शेफ हैं या कुक हैं, उनकी बीवियां खुश होंगी? बीवियां कभी खुश नहीं होती। वो आपसे नाराज होने के रास्ते 75 बहाने। तो नहीं, तो बीवियों को आप खुश नहीं कर सकते, आप चाहे कुछ भी कर लें। नवोदित रचनाकारों के लिए अपने अनुभव के आधार पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? पढ़ें, जितना हो सकता है उतना पढ़ें। करेक्ट। अगर आप कविताएं लिखते हैं तो आप पढ़ें, कवियों को पढ़ें। आप जो जिस विधा में आप जिस स्टाइल में आप लिखते हैं, जैसे मैंने बोला कविता होती है या नहीं होती है। बहुत लोगों को छंद मुक्त कविता नहीं पसंद होती है। बहुत लोगों को जो छंद होते हैं या उसमें बहुत लोगों को उसमें तुकबंदी लगती है। बहुत बहुत अलग अलग लोग मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कविता होती है नहीं। तो जिस भी स्टाइल में आप लिखते हैं, मुझे पर्सनली मुझे हाइकू बहुत पसंद है। मैं हाइकू लिखता भी हूँ। तो आप पढ़ें, इतने अपने आसपास जो हो रहा है उसको देखें, और अगर आपको कुछ प्रेरित करता है तो लिखने की कोशिश करें जी। मैं बस यही कहना चाहूंगा, जितना आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप अपना शब्द ज्ञान का भंडार बढ़ाएंगे, उतना ही अच्छा आप लिख पाएंगे। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही गढ़ेंगे। उतना ही गढ़ेंगे। मेरे पिताजी बोलते थे कि पढ़े कम गढ़े ज्यादा है। धन्यवाद मनीष जी, आपके समय के लिए, आपकी चर्चा के लिए, और आपके कुछ अनूठे प्रयोग और अनूठी हॉबीज, अभिरुचियों के लिए।
और अनुस्वार मंच पर हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करना जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार, और हम चाहेंगे कि अनुस्वार के किसी भी मंच के साथ आप जुड़े रहें और अपने सुझाव हमें प्रेषित करते रहें। हमारी अनुस्वार नाम से जो पत्रिका है उसमें आप अपने लेख और कविताएं भेज सकते हैं, हमें खुशी होगी उनको प्रकाशित करने में। धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए।